हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रेमिक्स में 5 सवाल हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। आइए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है कि आप डेफिनेटली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते होंगे। ठीक है, तो यहां एक पर्टिकुलर कोर्स ही सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का बनाया गया है आपके लिए, हर एक सब्जेक्ट के हर एक मॉड्यूल से रिलेटेड, जिसमें करंट अफेयर्स की भी कवरेज दी जा रही है, ताकि आप उस तरीके से अपने जब मॉड्यूल्स को कवर करते जाएं तो उनकी प्रैक्टिस भी यहां पर करते जाएं। तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए इस कोर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि कोई चाहता है कि इकोनॉमी के अपने कॉन्सेप्ट्स को, करंट अफेयर्स को दोबारा से रिवाइज करना, तो कंप्लीट इकोनॉमी का भी आपका अलग से क्रैश कोर्स यहां पर अवेलेबल है, जिसकी क्लासेस अभी करंटली चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, जितनी हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वहां पर मिल जाएंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी क्लासेस आप लाइव यहां पर अटेंड कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आप इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं यदि आपकी इकोनॉमी में किसी प्रकार के कोई डाउट्स यहां पर रहते हैं। चलिए, तो आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। कितनी स्टेटमेंट्स, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, वो आपको यहां पर बताना है। पहले में कह रहे हैं जो आपका इंटरेस्ट सबवेंशन है 8 साल के लिए अवेलेबल है स्कीम के अंतर्गत। सेकंड में कह रहे हैं कि 100% क्रेडिट गारंटी यहां पर प्रोवाइड की जा रही है सरकार द्वारा टू द एमएसएमईज एज वेल एज जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड सवाल आपसे यहां पर पूछा गया है, थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये जो फंड है, ये बेसिकली करंट अफेयर्स में था क्योंकि इसकी एक्सटेंशन यहां पर अनाउंस की गई थी। तो उसके तहत जो पहला पॉइंट दिया गया कि इंटरेस्ट सबवेंशन यहां पर दिया जाता है 8 साल का, तो बिल्कुल करेक्टली यहां पर बताया गया। अब नाम से क्लियर हो रहा है कि भैया आपके एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यहां पर फंड्स देने की बात की गई है। ठीक है जी, तो उस फंड के आधार पर जो आपको लोन्स एक्सटेंड किए जा रहे हैं, तो उसमें आपको इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजन यहां पर रखा गया है कि 8 साल तक का अगर आपका लोन है तो 8 साल तक आपको यहां पर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती रहेगी, इंटरेस्ट सबवेंशन यहां पर अवेलेबल रहेगी। बट कंप्लीट 100% क्रेडिट गारंटी यहां पर नहीं दी जा रही। मतलब क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या हुआ कि आप जो कोलैटरल की एक रिक्वायरमेंट रहती है जब भी आप लोन ऑब्टेन करते हैं किसी भी बैंक से, तो आपको कोलैटरल तो देना ही पड़ता है। तो बहुत सारी स्कीम्स में हम क्या देखते हैं कि सरकार बोलता है कि चलो आपको कोलैटरल देने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्रेडिट फ्री यहां पर, क्रेडिट गारंटी फ्री यहां पर आपको उधार दिया जा रहा है। राइट, अगर ऐसी किसी स्कीम का आपको पता है तो डेफिनेटली उसका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है जी, तो इसमें 100% की नहीं बात रखी गई, जिसके चलते सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते हुए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली इसका अप्रूवल जो था दिया गया था कि भैया इस स्कीम को थोड़ा और कंटिन्यू किया जाए टिल 2025-26 तक। ठीक है जी, तो ये पर्टिकुलर स्कीम 2020 में लॉन्च की गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि जो आपके डेयरी प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट किया जा सके, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स को इंसेंटिवाइज किया जा सके। ठीक है, तो उसी में आपका 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन यहां पर दिया जा रहा है 8 साल तक के लिए, जिसमें आपका 2 साल तक का मोरेटोरियम भी यहां पर दिया गया है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके लोन्स है वो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स द्वारा, एनसीडीसी, नाबार्ड, एनडीडीबी द्वारा, सबके द्वारा यहां पर कोशिश की जा रही है कि चलो इनके द्वारा थोड़ा सा फोकस दिया जाए कि भैया ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की, उसके ऊपर काम किया जा सके। क्रेडिट गारंटी की बात करें तो 25% तक की यहां पर क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की जा रही है फ्रॉम द क्रेडिट गारंटी फंड, जो कि नाबार्ड द्वारा यहां पर मैनेज किया जाता है। तो इसमें आपके इंडिविजुअल अगर कोई फार्मर्स हैं जो कि इस प्रकार का एसेट क्रिएशन यहां पर करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट यहां पर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत क्रूशियल है। आपके प्राइवेट कंपनीज होगी, एफपीओज, एमएसएमईज, जो आपके सेक्शन 8 कंपनीज, डेयरी कोऑपरेटिव, तो सभी इस पर्टिकुलर स्कीम में एलिजिबल है। तो लिस्ट आपको यहां पर दे दी गई है, डेफिनेटली अपने नोट्स में से कंपाइल कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड। यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं थोड़ा आपको वो बताना है। तो पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जा रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें ट्रेजरी बिल्स भी इंक्लूडेड रहते हैं, तो ये आपके एलिजिबल हैं फॉर द लेंडिंग एज वेल एज बोरोइंग अंडर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंडिंग ट्रांजैक्शन। तो आपको पता है अंडर द वेरियस टूल्स, वहां पर आपके मनी मार्केट के भी टूल्स हैं, ठीक है, जिसमें बैंक्स आपस में एक दूसरे को उधार देते हैं, तो उसमें आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोलैटरल, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यहां पर लेंडिंग की जाती है जब आपको इस प्रकार की अपनी बैंकिंग ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होता है। जैसे एसएलआर की ऑब्लिगेशन यहां पर होगी, या अगर आपको उधार चाहिए तो आपको कोलैटरल देने के लिए यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको किसी से लेंड करनी पड़ेगी, किसी से उधार लेनी पड़ेगी। राइट, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो लेंडिंग ट्रांजैक्शन है, इससे रिसेंटली आरबीआई ने कुछ पॉइंट रखे थे, उसी में से पॉइंट यहां पर पहली स्टेटमेंट में पूछा गया है कि क्या इसमें आपकी ट्रेजरी बिल्स भी इंक्लूडेड हैं।
ठीक है जी, तो वो आपको पॉइंट बताना है। सेकंड में करें जो आपके टी बिल्स हैं, दे आर इशूड एट डिस्काउंट टू देयर फेस वैल्यू, और थर्ड में करें जो आपके सीएमबीज हैं वो भी शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इश्यू किए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट के कैश फ्लोज को मैनेज किया जा सके। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, बहुत इजीली आप इसका आंसर यहां पर बता सकते हैं, थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली यहां पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट होते हुए आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, दैट ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर। एंड पहली स्टेटमेंट में जो बात रखी गई कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंडिंग ट्रांजैक्शंस में ट्रेजरी बिल्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, तो जी नहीं, ट्रेजरी बिल्स को इसमें से एक्सक्लूड किया गया है। तो बेसिकली आरबीआई ने नोटिफाई किए थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंडिंग डायरेक्शंस 2023 के, ठीक है, जिसमें कुछ पॉइंट्स यहां पर मेंशन किए गए थे, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि इशू की जाती है सेंट्रल बैंक द्वारा, जिसमें ट्रेजरी बिल्स को एक्सक्लूड किया गया है, वो एलिजिबल रहेंगी फॉर लेंडिंग एज वेल एज बोरिंग अंडर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंडिंग ट्रांजैक्शन, राइट। तो जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज ऑब्टेन की जाती हैं रेपो ट्रांजैक्शन के माध्यम से, अगेन आप सभी को पता है रेपो ट्रांजैक्शन किस तरीके से काम करती है कि रेपो ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ आरबीआई, तो हम कहते हैं कि भैया आरबीआई यदि बैंक्स को यहां पर उधार दे रहा है तो बैंक्स उस पर्टिकुलर उधार के लिए कुछ ना कुछ कोलैटरल रखती है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिनका रीपर्चेज बाद में होता है, राइट। सभी ने रेपो के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि जो भी आपकी सिक्योरिटीज ऑब्टेन की जा रही है ड्यूरिंग अ रेपो ट्रांजैक्शन, कि रेपो ट्रांजैक्शन आपकी बैंक टू बैंक भी हो सकती है कि अगर एसबीआई यहां पर एक्सेस को उधार दे रहा है कुछ पैसा, ठीक है, तो एक्सेस कुछ सिक्योरिटीज यहां पर लेंड करेगा, ठीक है जी। तो जो भी सिक्योरिटीज ऑब्टेन की जा रही है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर रेपो ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग थ्रू आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, ठीक है जी, या फिर बोरो की जा रही है अंडर एनी अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंडिंग ट्रांजैक्शन, वो एलिजिबल रहेंगी कि भैया उसको लेंड किया जा सकता है अंडर अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंडिंग ट्रांजैक्शन, की जो आप सिक्योरिटीज यहां पर एसबीआई ऑब्टेन करेगा उसे वो किसी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंडिंग ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकता है। तो ये चीज हमने अपने स्टैटिक पोर्शन में भी डिस्कस की है, ठीक है, री रेपो ऑफ जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हम बात करते हैं, राइट। उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग टी बिल्स एज वेल जो आपके स्टेट गवर्नमेंटल बॉन्ड्स हैं, तो भैया वो भी एलिजिबल हैं अंडर जीएसएल ट्रांजैक्शन के लिए, कि भैया वहां पर आपकी यूज की जा सकती हैं एज अ कोलैटरल की फॉर्म में। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला क्या है कि अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की लेंडिंग और बोरोई करनी है, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर एंटिटी है वो किसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंड या बोरो कर रही है, उसमें आपकी ट्रेजरी बिल्स इंक्लूड नहीं की जाएंगी, उसमें आपकी जो बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वही आपकी एलिजिबल रहेंगी लेंडिंग और बोरोइंग के लिए। बट एज अ कोलैटरल अगर आपको कहीं पर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंडिंग ट्रांजेक्शन में किसी प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यूज करना है, तो उसमें आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स और टी बिल्स इंक्लूडेड है, दोनों में डिफरेंस है, एज अ कोलैटरल यूज करना एंड एग्जैक्टली एज अ पर्टिकुलर वो जो सिक्योरिटी उसका लेंडिंग और बोरोइंग यहां पर होना, ठीक है। तो वही बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं, डेफिनेटली एक बार इसे पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए इन पॉइंट्स को, कोई भी डाउट रहे तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं, सेडिमेंट्री बेसिन्स इन इंडिया से रिलेटेड यहां पर सवाल पूछा गया है। तो आपको पता ही है हमारे देश में सेडिमेंट्री बेसिस अवेलेबल है जहां से हम बहुत सारी चीजों के एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो बेसिकली इन्हें डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, वहां पर जो देखे जा रहे हैं। तो कैटेगरी 2 बेसिन्स कौन से रहेंगे? ऐसे बेसिन्स जिनमें रिजर्व्स हैं, ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग है, या ऐसे बेसिन्स जिन विच हैव कंटिजेंटी रिसोर्सेज पेंडिंग बट अभी तक कमर्शियल प्रोडक्शन वहां पर नहीं हो रही, या फिर ऐसे बेसिन्स जिनके पास प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज हैं बट अभी तक इस प्रकार की डिस्कवरी नहीं हो पाई है। तो कौन सी कैटेगरी में आपकी कैटेगरी 2 बेसिन्स यहां पर आते हैं? अगेन फैक्ट बेस्ड सवाल पूछा गया, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा चीजों को, तो कोशिश कीजिए याद करने की और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है कि ऐसे बेसिन्स जिनके पास कंटिजेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बट अभी तक आपकी कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो पाई है, कि हमें पता है कि वहां पर रिसोर्सेज में डिस्कवरी हो चुकी है बट कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो पाई है। कैटेगरी 1 वाले कौन से रहेंगे कि जहां पर ऑलरेडी प्रोडक्शन हो रही है। कैटेगरी 3 वाले कौन से रहेंगे कि भैया जहां पर पर्सपेक्टिव रिसोर्सेज है कि बस आइडिया है, ठीक है, कुछ स्टडीज कंडक्ट की गई हैं बट अभी तक फुल तरीके से डिस्कवरी नहीं हुई है, राइट। तो वही आपको डिटेल यहां पर दी गई है कि आपके कितने सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं, कितने आपके एरिया ऑन लैंड लोकेटेड हैं, कितने शैलो वाटर में है, कितने डी वाटर एरिया में है, राइट, कितने आपके बेसिन्स का नंबर यहां पर आपको मेंशन कर दिया जा चुका है। तो किन्हीं भी 3 इंपॉर्टेंट इस प्रकार के सेडिमेंट्री बेसिन्स का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ठीक है जी। उसी प्रकार से क्या कैटेगराइजेशन इनकी यहां पर की जाती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। पहले कह रहे हैं कि भैया जो आपके विद द इंडियन बॉन्ड्स बीइंग इंक्लूडेड इन द ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स, उसकी वजह से जो आपकी रुपये की वैल्यू उसमें हम राइज दे सकते हैं, मतलब एप्रिसिएशन की बात यहां पर की जा रही है। सेकंड कह रहे हैं जो आपके ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स हैं, ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये प्राइमरीली फोकस करता है ओनली ऑन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कि आपके एमएनसीज द्वारा इशू किए जाते हैं। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, काफी इजीली आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स की बहुत सारी कंपनीज है जो कि अपने वहां पर, या बड़े बड़े जो आपके इस प्रकार के
मार्केट को ट्रैक करने वाली जो कंपनीज हैं उनके द्वारा यहाँ पर कुछ ना कुछ इंडेक्सेस निकाले जाते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर इंडेक्स है, हमारा फोकस इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आपका निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीके के इंडेक्स ही है, राइट। तो वैसे आपका ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स जेपी मॉर्गन चेस का यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया की जो सिक्योरिटीज है, इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं, उन्हें इंक्लूड करने की बात करती जा चुकी है, राइट। तो इसके इंक्लूजन की वजह से क्या होगा कि भैया डेफिनेटली जो बॉन्ड्स इस इंडेक्स में इंक्लूड किए जाएंगे उनकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है, उनकी जो ग्लोबल लेवल पर अवेलेबिलिटी है वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी थोड़े अपनी इच्छा दिखाएंगे कि भैया इतने बड़े इंडेक्स में इनका नाम रखा गया है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। तो जब लोग इसकी डिमांड क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपका बॉन्ड यहां पर ऐड हो चुका है, इंडियन बॉन्ड यहां पर ऐड हो चुके हैं इस प्रकार की ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड यहां पर क्रिएट होगी। इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए उनको क्या यूज करना पड़ेगा? रुपया यूज करना पड़ेगा, है ना। इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भैया रुपये डिनोमिनेटेड होंगी, तो रुपया यूज करेंगे तो उसकी वजह से रुपये की डिमांड यहां पर क्रिएट होगी। रुपये की डिमांड क्रिएट होगी तो उसकी वजह से रुपये का प्राइस भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से रुपया आपका एप्रिशिएट भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट सेकंड स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है कि भैया प्राइमरीली आपके सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर फोकस करता है, तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अलावा जो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उन पर यहां पर ध्यान दिया जाता है, जिसके चलते ए ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो जो आपका जेपी मॉर्गन एंड ब्लूमबर्ग बार्कले आर द पॉपुलर ग्लोबल बॉन्ड जो आपकी मार्केट के इंडेक्सेस हैं। ठीक है जी, तो आफ्टर लॉन्ग वेट इंडिया फाइनली यहां पर इंक्लूड किया जाएगा जेपी मॉर्गन की ग्लोबल बॉन्ड मार्केट इंडेक्स में। ठीक है जी, और ये आपके 10 मंथ्स के पीरियड में इंक्लूजन यहां पर किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जून 2024। ठीक है, जिसके चलते यहां पर आइडिया लगाया जा रहा है कि हमारा जो वेटेज है जीबीआई इमर्जिंग मार्केट्स के ग्लोबल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स में इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच बाय 10% बाय मार्च 2025। बट इससे फायदा हमें क्या मिलेगा वो समझिए कि करेंसी अप्रिसिएशन होगी, कि कहीं ना कहीं रुपीज की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और बोलेंगे भैया हमें इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, तो रुपीज के माध्यम से ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो रुपये की डिमांड यहां पर बढ़ेगी। इन्वेस्टर बेस बढ़ेगा तो लिक्विडिटी यहां पर बढ़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर शायद हमारा बाकी ऐसे इंडेक्सेस में इंक्लूजन हो सकता है जिसकी वजह से और इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज यहां पर देखने को मिलेंगे। अब किसी भी पर्टिकुलर अगर सरकार की बात करें, सरकार अपने बॉन्ड इशू करती है किस चीज के लिए? बोरोइंग्स के लिए। अगर सरकार के पास काफी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे कि वो इजीली बोरो कर सकता है, तो उस केस में उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जिसे हम एक तरीके से कूपन रेट कहते हैं, ठीक है, वो भी यहां पर कम हो पाएगा एंड ओवरऑल हमारी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको भी हम इंप्रूव कर पाएंगे। बट अगेन इस तरीके का अगर कोई स्टेप यहां पर लिया जा रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, तो उसके चलते कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी। कॉम्पिटिटिव करेंसी का भी यहां पर पॉइंट रखा जाएगा कि मैनेजिंग एप्रिसिएशन टू मेंटेन द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि जब करेंसी हमारी अप्रिशिएट करेगी, रुपये यहां पर अप्रिशिएट करेगा, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को थोड़ा नुकसान हो सकता है, वो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस यहां पर लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बेसिक सा सवाल यहां पर आपसे पूछा गया था, तो आई होप आपने इसको करेक्टली यहां पर बात किया हो। लास्ट सवाल आज का देखते हैं, काला नमक राइस। पहले भी हमने डिस्कस किया इस पर्टिकुलर सवाल को, तो एक तरीके का रिवीजन यहां पर करवाया जा रहा है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसके बारे में बताना है। पहले में कह रहे हैं इट इज रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे आपका आयरन और जिंक हो गया। 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द तराई रीजन इन द नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वहां पर उगाया जाता है एंड इसके पास ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी अवेलेबल है। तो क्या लगता है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, बताइए। तो भैया तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, जिसके चलते डी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो काला नमक राइस की रिसेंट 2 ड्रॉप वैरायटीज यहां पर तैयार की गई थी। ड्रॉप वैरायटीज निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या था? छोटी हाइट की वैरायटीज निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि इस पर्टिकुलर वैरायटी में, इस काला नमक राइस की वैरायटी में लॉजिंग की समस्या देखने को मिलती। लॉजिंग की समस्या बेसिकली क्या रहती कि अगर आपकी प्लांट की हाइट थोड़ी ज्यादा हो जाती, जिसकी वजह से जो आपका ये जो टॉप पोर्शन है प्लांट का, पैडी का, ठीक है, उसका वेट बढ़ जाता है एंड स्टेम इतने इस वेट को होल्ड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्रेकेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ब्रेकेज होगी तो भैया उसकी वजह से तो भैया नुकसान वाली बात है। तो इसीलिए थोड़ी ड्रॉप वैरायटीज यहां पर तैयार की गई हैं ताकि स्टेम की जो स्ट्रेंथ है वो भी बरकरार रहे एंड जितनी यील्ड ये पहले जनरेट करते थे उससे ज्यादा एटलीस्ट यील्ड यहां पर जनरेट की जा सके, क्योंकि अगर लॉजिंग की समस्या कम देखने को मिली तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो यील्ड भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो 2 ड्रॉप वैरायटीज यहां पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिग्निफिकेंस बहुत है काला नमक राइस की कि भैया उस प्रकार से आपके अल्जाइमर डिजीज को प्रिवेंट कर सकता है। हाई प्रोटीन कंटेंट यहां पर देखने को मिलता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से ये आपके जो डायबिटीज वाले पेशेंट है उनके लिए भी बहुत सुटेबल यहां पर माना जाता है। राइट, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके साथ यहां पर रखी गई है। ठीक है जी, तो ये 5 सवाल थे। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट है या आपको चीजें नहीं समझ में आ रही, कमेंट बॉक्स यूज कीजिए। हम डेफिनेटली उसको किसी न किसी तरीके से अपने फ्यू मिनट सीरीज में या उसका सवाल प्रीमिक्स में लाने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।